Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. Today, you can say your new session is going to be started. Okay, that is with respect to the NEET 2021 crash course. Okay, so हम लोग आज से चालू कर रहे हैं क्रैश कोर्स इन बायोलॉजी यू कैन से। और आज का जो हमारा सबसे पहला लेक्चर रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को लेके। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद द क्रैश कोर्स सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग अपना माइंडसेट है ना इस तरीके से बना लो कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछे जाने वाले हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, जितना भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आप लोग उससे एक आइडिया लगा लो कि मेजोरिटी जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के बुक से ही आने वाले हैं। तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो लाइन टू लाइन रीड करना काफी जरूरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ साइंटिस्ट के नेम याद रखने हैं और उनसे जुड़े कुछ ईयर के नाम आएंगे तो वो भी आपको नाम कंपलसरी, वो ईयर्स एंड नेम आपको कंपलसरी याद रखने हैं साइंटिस्ट के। इतना ही नहीं, तो उन साइंटिस्ट लोगों ने क्या क्या थ्योरी फॉरवर्ड की थी ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डील करना स्टार्ट करेंगे आप लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। हो सकता है कुछ आंसर्स आपको डायरेक्टली पता भी चल जाए। ओके, मेरे बताने से पहले आप लोग कुछ आंसर जो है वो मार्क कर लें। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपको एक कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस लेवल की जो जरूरत होती है वो इस लेक्चर से डेवलप हो ही जाएगा। फाइन, सो लेट्स बिगिन विथ अवर लेक्चर। तो मैं अभी आपके सामने एक पीडीएफ शेयर करूंगा क्वेश्चंस की। ओके, और एक एक करके क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एक क्वेश्चन जो है मैंने रख दिया है। ओके, ट्राई करो इसको समझने के बारे में और कोशिश करो कि आपको जमता है कि नहीं जमता है। ओके, देखो, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन में पूछा है ग्रेन कलर। ओके, ग्रेन कलर इन व्हीट इज डिटरमाइंड बाय द थ्री पेयर्स ऑफ द पॉलीजीन्स। मतलब यहाँ पे सिंपल सिंपल टारगेट किया गया है थ्री पेयर्स ऑफ द पॉलीजीन, है ना। मतलब आपको एक बात तो यहाँ से क्लियर हो रहा है पॉलीजीन का डेफिनेशन। व्हाट इज द पॉलीजीन डेफिनेशन सेज अ कैरेक्टर विच इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन, है कि नहीं। मतलब एक कैरेक्टर को आप लोग कह सकते हो कि बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो हमको क्वेश्चन से पता चल रहा है और उन्होंने आपको जीन्स भी दिए हुए तीन। देखो यहाँ पे फॉलोइंग द क्रॉस ए बी बी ये अगर होगा मतलब ऑल थ्री जीन्स ओके उनके एलील के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है तो वो डार्क कलर आपको अपीयर करवा के दे रहे हैं। एंड वही आप देखोगे यहाँ पे रिसेसिव फॉर्म भी दिया है तो ऑल रिसेसिव फॉर्म विल बी गिविंग यू एज अ लाइट कलर। फाइन, नाउ बढ़ते हैं आगे। इन F2 जनरेशन का सिनारियो पूछा है तो देखो यहाँ पे व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोजन इज लाइकली टू बी रिसेंबल्ड आइदर पेरेंट। ओके, मतलब पूछा है कि यहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक दिया है वो डार्क कलर है एंड रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लाइट कलर है। ओके, अब जो भी हमको F2 जनरेशन तक जाना है ओके और ये भी पता करना है कि कितने परसेंट में जो भी ऑफस्प्रिंग रहेंगे वो पेरेंट को रिसेंबल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आप लोगों को, हाफ या फिर लेस देन 5% या फिर वन थर्ड या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको समझने के लिए हमको अभी जाना पड़ेगा व्हाइट स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉलीजीन है। ओके, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पॉलीजीन होता क्या है। पॉलीजीन मीन्स व्हाट यू कैन से वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। ओके, या फिर मेनी जीन्स लिखने से अच्छा लिख देता हूं बाय मोर देन वन जीन, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऑप्शन में आपको लिख के दिया है A A B B C C। ओके, इसका क्रॉस किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द यू कैन से A A B B C C ऑल आर रिसेसिव। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको F1 जनरेशन में क्या मिलने वाला है, ये बात तो आपको कंफर्म है राइट। सारी चीजें क्या हो जाएगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन दिखाएगी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उसको, ऐसे ही लिखेंगे A A B B ओके देन C एंड देन C। दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन, है कि नहीं। अगर इसको मैं इन शॉर्ट भी लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं 2⁻3। ओके, क्या मैं ऐसे रख सकता हूं इसको 2⁻3, है ना, ऐसे रख सकते हैं। तो ये मुझे क्या देगा, इज इक्वल टू 8
सही बात है, ये मुझे आ जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया, सारे के सारे क्या है, हाइब्रिड फीचर्स दिखा रहे हैं, सारे के सारे क्या दिखा रहे हैं, हाइब्रिड फीचर्स दिखा रहे हैं। ओके, ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस गैमेट्स नाउ टू हाइब्रिड्स प्रोड्यूस टोटल 64 गैमेट जीनोटाइप्स यू कैन से, है ना, इनका सेल्फिंग करना है, इनका क्या करना है, हमको सेल्फिंग करना है, मतलब F2 जनरेशन निकालना है। ठीक है, तो अभी वो निकालने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, F2 जनरेशन आपको निकालना नहीं है, आपको स्मार्टली एक्ट करना है कि हमको ऐसे कितने परसेंटेज में जो है वो पेरेंटल केस दिखा सकते हैं। तो तुमको तो यहाँ पे पता है कि टोटल मुझे 64 जीनोटाइप्स मिलने वाले हैं, क्योंकि 8 गैमेट्स मिलते हैं। आप 8 गैमेट्स को सेल्फिंग करोगे तो आपको 100% है 64 ऑफस्प्रिंग का तो चांस है ना, मिलेगा, 64 ऑफस्प्रिंग मिल जाएंगे। ओके, आउट ऑफ दिस 64 ऑफस्प्रिंग व्हाट यू कैन से, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, आउट ऑफ 64 ऑफस्प्रिंग 1/64 इज अवर यू कैन से डोमिनेंट ट्राइट, मिलेगा ही ना। 1/64 का क्या सिनेरियो रहेगा आपको पता है। ओके, जो पेरेंटल टाइप दिखाएगा, और दूसरा 1/64 में से यू कैन से क्या कंडीशन दिखाएगी, हमको रिसेसिव दिखाएगी। याद है, एकदम स्टार्टिंग में डोमिनेंट ट्राइट आएंगे और लास्ट में रिसेसिव ट्राइट आएंगे। सही बात है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं, देखो A A B B C C लिखूं, फाइन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो बताओ जल्दी, A A B B C C, ठीक है, वही आ जाएगी बातें यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग वाला फुल डोमिनेंट रहेगा और एकदम आखिर वाला ऑफस्प्रिंग जो है दैट इज द A A B B C C ऑल विल बी रिसेसिव टाइप। ओके, और यही दो जो है ये मुझे क्या देंगे, पेरेंटल टाइप कंडीशन देते हैं। आप लोगों को सीधा सीधा दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख सकता हूँ 2/64, ठीक है, क्योंकि दो ही कंडीशन मिल रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों ही है जो मुझे क्या दिखाते हैं, कंडीशंस पेरेंटल टाइप दिखाते हैं। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालने की, मतलब इसको अगर डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, तो समथिंग आई विल बी गेटिंग 3.12 के आसपास मुझे मिल जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाता है ये लेस देन 5% है। समझ में आ गया, इट इज लेस देन 5%। फाइन, ये बात तो यहाँ से एकदम कट टू कट आंसर मिल रहा है आपको, देखो ध्यान दो आराम से। ओके, सो ये था पॉलीजेनिक सिनारियो आपके स्क्रीन के ऊपर। भले आपको टाइम लगा हो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन अभी आप समझ गए ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जल्दी से डील कर सकते हो। फाइन, तो चलते हैं हमारे पीडीएफ के ऊपर और कोशिश करते हैं कौन सा आंसर है मारने की। तो हमको मिला था लेस देन 5%, तो ये रहा 2 आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया पॉलीजीन का कैरेक्टर। 100% आपको डेफिनेशन के साथ याद होना जरूरी है। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, तो आप लोग देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आ गया है। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फीचर्स इज गुड एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये लो, फिर से आपके सामने आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे कि आपको ऑप्शन दिया गया है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन सा है, पहचानना है यहाँ से। ओके, तो ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर, यस, ये दोनों सिनारियो जो है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल बन सकते हैं। ABO blood group in the humans and flower color of Mirabilis jalpa. ओके, सो ये तो नहीं बनेगा आपका। ABO ब्लड ग्रुप एक बार बोल भी सकते हो, लेकिन फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जल्पा का तो सिनारियो यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया यहाँ पे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हेयर पिगमेंट ऑफ द माउस एंड द टंग रोलिंग इन द ह्यूमंस, नो अगेन दिस इज नॉट यू कैन से एग्जांपल ओवर हियर। ह्यूमन आई कलर एंड द सिकल सेल एनीमिया, ह्यूमन आई कलर क्या बोल रहा है, ह्यूमन आई कलर ये पॉसिबल है, ह्यूमन आई कलर इज पॉसिबल, लेकिन सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे एग्जांपल नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या है, करेक्ट आंसर बचता है ए। ओके, सो ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर। अभी फिर से चलते हैं, आप लोगों को थोड़ी बहुत और बातें हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं लेके समझाता हूँ। अभी पहले ये चीजें जो है ये सारी ड्राइंग्स को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको चीजों को ध्यान में रखना है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो भी होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देख के रखता हूँ, सो दैट आप लोग यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली मार सकते हो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कंपलसरी। ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, आई कलर, ये भी एक ध्यान में रख सकते हो आप लोग। इसके अलावा हाइट, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले सकते हो। वेट, ठीक है,
और इसके बाद आप लोगों को एक और दे देता हूं, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ये सारे आप लोग क्या कह सकते हो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक और चाहिए तो वीट कलर, कर्नल वीट कलर, देखो कर्नल वीट कलर। ओके, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। कर्नल वीट कलर क्या लिख दिया मैंने, कर्नल कलर ऑफ वीट लिखना चाहिए था ना, क्या यार तुम लोग भी, कर्नल कलर ऑफ वीट लिखना चाहिए था, कर्नल कलर ऑफ वीट। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स है जो आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए बन जाते हैं। एकदम सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड विथ रिस्पेक्ट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं। तो दो तो क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, मैं पूरा टाइम को यूटिलाइज करूंगा, आप लोग देखो पूरा वीडियो आखिर तक सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, नाउ वेरी इजी क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द नंबर ऑफ द लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन द हिस्टेरेशिया कुलाई। ओके, मतलब ई कुलाई में आप लोगों को पूछा गया कितने लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि देखो ई कुलाई जो होता है इसके पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, यानी सिंगल डीएनए बोल सकते हो, इट इज अ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, 1 हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। चलो बढ़ते हैं यहाँ पे, आप ऐसे क्वेश्चंस पे आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत करो, कोशिश करो कि आप लोग इजीली डील कर लो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन करेक्टली डिस्क्राइब द मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स इन द गिवन एग्जाम्पल। मतलब ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ लिया एनसीईआरटी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, X0 टाइप ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइंस द मेल सेक्स इन द ग्रासहोपर, एब्सोल्युटली राइट। ओके, ये क्या है, ये एकदम परफेक्टली राइट क्वेश्चन है, आप लोग कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, X0 कंडीशन इन द ह्यूमंस एज फाउंड इन द टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस द फीमेल सेक्स, क्या ये राइट है आंसर, नो। ओके, homozygous sex chromosome, that is the XX produce male in case of the Drosophila, no। हमको पता है it is coming from the male heterogamity, XY जो होते हैं मेल्स कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे X और X जो होता है उसको फीमेल कंसिडर किया जाता है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि दिस ऑप्शन 3 इज बिलोंग्स टू द मेल हेटेरोग्रामिटी, तो मेल जो है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गैमेट्स बनाते हैं, तो एक्स और वाई होना चाहिए था, एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर 4 के पास चलते हैं। होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम जो दिया है ZZ डिटरमाइंस द फीमेल सेक्स इन केस ऑफ द बर्ड्स। ओके, तो अगेन दिस ऑप्शन इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ओके, तो ZZ ZW कंडीशंस आप लोग पढ़ते हो ना, तो ZZ ZW कंडीशन का क्या सिनारियो है, फीमेल हेटेरोगैमिटी है, सही बात है, तो फीमेल यहाँ पे हेटेरोगैमिटी होनी चाहिए थी, मतलब ZW होता तो आप लोग क्या कह सकते हो, फीमेल होगी। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि ZZ फीमेल है, ये तो सेम गैमेट्स है ना, बात खत्म, ऑप्शन खत्म, तो ये ऑप्शन भी हट गया यहाँ से, बचा तुम्हारे पास ए आंसर। तो ए इज योर करेक्ट ऑप्शन, करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। ओके, चलो बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान देना, नहीं समझा तो एक बार पूछ लेना आप लोग, ठीक है। द क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, 2n- यहाँ पे क्या दिया, 2n-2 एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स। ओके, तो ये आपको पूछा गया अगेन एनसीईआरटी से। ओके, कहां से पूछा है ये, कोई बता सकता है मुझे कौन से टॉपिक से उठा गया है। यस करेक्ट, इट इज अ क्रोमोसोमल म्यूटेशनल। ओके, कौन से टॉपिक से उठाया गया है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन से उठाया गया है। ठीक है, मोनोसोमिक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि वो सिंगल ही रहेगा। नलीसोमिक यानी 2n-2 की कंडीशन दिखाता है नलीसोमी। ओके, ट्राइसोमी की कंडीशन बोलेंगे तो हम लोग क्या आना चाहिए, 2n+1 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2n+1 आएगा, तभी ये ट्राइसोमी आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2n-2 है तो नलीसोमी है, ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज यू कैन से, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये अनूप्लॉइडी वाले टॉपिक से उठाया गया है। और n+1 होता तो डायसोमिक कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, n+1 अगर होता तो मैं इसको क्या कहता, डायसोमिक कंडीशन कहता, DISOMIC। ओके, डायसोमिक कंडीशन कहता, जो कि आप लोग फिलहाल के लिए तो नहीं पढ़ते हो, लेकिन इतना ही आप लोग ध्यान रखो। ओके, नलीसोमी, ट्राइसोमी, ये सारे एग्जांपल्स जो है आप लोगों के अनूप्लॉइडी वाले टॉपिक से उठाए गए। एंड अनूप्लॉइडी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पढ़ते हैं। तो बहुत इजी है आपके लिए, आंसर आ गया यहाँ पे 2, क्लियर कट है। ओके, चलो नाउ अभी समय किसका आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। देखो क्या दिया है, 2 एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन
दो एलिलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन, ये तो बहुत सिंपल है। ओके क्या दिया है पहला ऑप्शन, देखो क्या दिया है, सेम क्रोमोसोम्स। ओके नेक्स्ट टू होमोलोगस क्रोमोसोम, फाइन। थर्ड दिया है टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड फोर्थ में दिया है एनी टू क्रोमोसोम्स। ओके नहीं, एनी टू क्रोमोसोम्स नहीं बोल सकते, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स कह सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कैसे, अगर इसका ड्राइंग बनाएंगे तभी तो पॉसिबल है ना, ये एक क्रोमोसोम रहा और ये एक क्रोमोसोम रहा, और दोनों के दोनों क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मान लो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक जीन लोकेटेड है, तो ये हुआ आपका टू एलिलिक जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फाइन, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को डील करते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं हम लोग। ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। नाउ देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्राई डू चैट सिंड्रोम इन द ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। ओके क्राई डू चैट सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है। पहली बात ध्यान में रखो, क्राई डू चैट जो सिंड्रोम होता है, इसको हम लोग कैट्स क्राई के नाम से भी जानते हैं, CATS, कैट्स क्राई। शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, तो ये अभी आप लोग सुन रहे हो, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हो। ओके कैट्स क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिफ्थ क्रोमोसोम में से एक आर्म जो है वो डिलीट हो जाता है। ओके अ पीस ऑफ यू कैन से क्रोमोसोम 5 इज मिसिंग। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ढूंढो जरा, लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5। यस, तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ द हाफ ऑफ द लॉन्ग आर्म, नहीं, इट शुड बी अ शॉर्ट आर्म, ये आपको ध्यान रखना है, अ पीस ऑफ यू कैन से। ओके तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ओके लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 5 मिसिंग होने से ये कंडीशन देखने मिलती है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो जिनमें ये प्रॉब्लम्स होती है ना, वो लोग है ना हाई पिच्ड वॉइस में रोते हैं। ओके हाई पिच्ड वॉइस में रोते हैं, जिनका साउंड होता है कैट लाइक, तो कैट लाइक साउंड आने लगता है जब वो लोग रोते हैं तभी। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सी बात थी यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर डिस्कस करते हैं। ओके बहुत ही सिंपल है, देखो अगेन एनसीईआरटी को टारगेट क्या है, a polygenic triad is controlled by the three genes A, B and the C in the cross। ओके हेट्रोजाइगस आपको कंडीशन देके रखा है, देन द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग वाज ऑब्जर्व्ड एज, मतलब आपको ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉसिंग के बारे में बता दिया। देखो दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इनमें क्रॉस हो रहा है। ओके मतलब यू कैन से ऑन सेल्फिंग व्हाट इज द रेशियो वी विल बी गेटिंग। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, 1:6:15:20। ओके तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 15 हो जाएगी। देखो ऑप्शन में है क्या, तो यस देयर इज ऑप्शन 3 इज अवेलेबल ओवर हियर, 15 यहाँ पे आ जाएगा। ओके इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोग किस में पढ़ते हो, पॉलीजेनिक का एक एग्जांपल है, ह्यूमन स्किन कलर मेलानिन पिगमेंट को लेके हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। ओके मतलब ध्यान में रखने वाली बात तो है बाबा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है क्लियर है, मैं बढ़ू आगे। ओके क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। देखो ऑल आर डोमिनेंट ट्रायड्स, ऑल आर व्हाट, दे आर डोमिनेंट ट्रायड्स स्टडीड बाय द मेंडल। ओके चलो तो यहाँ पे अभी देखने की क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 9 में अभी क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ये हम लोग को अभी वो समझना है। ओके क्वेश्चन नंबर 9 में तो डोमिनेंट ट्राइड कौन से हैं हम लोगों को सेलेक्ट करना है। क्या आपको इसके लिए एक छोटा सा टेबल है एनसीईआरटी में पता है, ऑब्वियसली पता होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात चल रही है, तो मेंडल ने क्या क्या कैरेक्टर्स को लिया था आपको पता भी होना चाहिए। स्टेम की हाइट के बारे में बात की थी, स्टेम हाइट। ठीक है डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, टॉल, एंड रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, आप लोग क्या कह सकते हो, रिसेसिव, शॉर्ट या फिर डॉर्फ। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या था, आपको फ्लावर कलर के बारे में पता होगा, फ्लावर कलर है कि नहीं। तो इसका जो सिनेरियो है फ्लावर कलर का, तो ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी आपको पता है, वॉयलेट एंड द व्हाइट। वॉयलेट ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, एंड व्हाइट जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप लोगों ने क्या सीखा है, फ्लावर पोजीशन के बारे में बात की थी। ओके फ्लावर पोजीशन में क्या सिनेरियो आप लोग पढ़ते हो, चलो जल्दी बताओ, व्हाट इज द फ्लावर पोजीशन, यस एक्सियल एंड टर्मिनल। एक्सियल ये रहा डोमिनेंट कैरेक्टर, टर्मिनल ये रहा रिसेसिव कैरेक्टर। चलो बढ़ते हैं आगे, इसके बाद पॉड शेप के बारे में बात की थी। ओके तो पॉड शेप में क्या सिनेरियो आता है आप लोगों को पता होगा, इंफ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। इंफ्लेटेड क्या है, ये आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, एंड कंस्ट्रिक्टेड ये आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फाइन
इतनी तो बातें क्लियर हो रही रहेंगी आप लोगों को। चलो इसके बाद क्या आता है, पॉड शेप हो गया, तो पॉड कलर भी तो ले लेते हैं ना अभी साइमल्टेनियसली। तो पॉड कलर का क्या सिनारियो आप लोग पढ़ते हो? ओके, पॉड कलर ग्रीन होता है आपका डोमिनेंट, और ये जो येलो होता है वो आपका रिसेसिव होता है। ठीक है, इसके बाद आता है सीड शेप। ठीक है, सीड शेप को लेके बात करूं तो राउंड जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड रिंकल जो हो जाएगा ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, फिर सीड कलर के बारे में बात करते हैं। सीड कलर क्या हो गया आपका, चलो येलो और ग्रीन हो गया, सही बात है। तो येलो एंड ग्रीन जो है ये आपका रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया। फाइन, यहाँ पे एक काम करते हैं, आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डी फॉर डोमिनेंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर फॉर रिसेसिव। ठीक है, तो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नहीं, तो क्या क्या चीजें हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में पूछी गई है। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे दिया है, पहले ऑप्शन पे ग्रीन पॉड, इंफ्लेटेड पॉड, एक्शियल फ्लावर। यस, ऑब्वियस सी बात है, ये सब के सब क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने। ओके, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है राउंड सीड। राउंड सीड का मतलब क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कंस्ट्रिक्टेड पॉड बोल रहा है, और कंस्ट्रिक्टेड ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। एक्शियल फ्लावर ये बराबर है आपका डोमिनेंट है, लेकिन ये हो गया ना रिसेसिव, तो इसके वजह से नहीं होगा ये ऑप्शन, राइट। ओके, वैसे ही आप लोग बाकी के सारे देखेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि टेबल में से एक क्वेश्चन तो पक्का आपका बनने वाला है, तो 100% टेबल रीड करना जरूरी हो जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, विच क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशंस रेफर टू, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द जैकब सिंड्रोम। क्या पूछ रहा है, जैकब सिंड्रोम्स के बारे में बात कर रहा है ये बंदा, है कि नहीं। तो जैकब सिंड्रोम में क्या हो जाता है, चलो कौन बता रहा है इसका आंसर। एक वाई क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, तो देखो वाई क्रोमोसोम किस में एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये सारे कौन से फॉर्मेशन में रखे हुए हैं, ये कैरियोटाइप एनालिसिस रखा हुआ है। ओके, कैरियोटाइप एनालिसिस है। एक हमारे पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये रहे 44 ऑटोसोम्स, और एक्स वाई हो गया टोटल 46। लेकिन क्या बोला फिर मैंने, एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, सो दिस इज दैट वाई क्रोमोसोम विच इज एन एक्स्ट्रा पार्ट, सो इसके वजह से आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। फाइन, दिस इज व्हाट द जैकब सिंड्रोम। मतलब क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं, तो पर्सन की हाइट जो होती है वो काफी बड़ी होती है। ओके, ही इज अ टॉलर पर्सन। इतना ही नहीं, उनको थोड़ा सा लर्निंग प्रॉब्लम होता है, दे ऑल्सो फेस वन प्रॉब्लम, दैट इज अ फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स। ओके, चलो अभी ये टॉपिक जो अगर छेड़ ही दिया है मैंने, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी और बातें जानना जरूरी हो जाती है। सिंस इट इज अ काइंड ऑफ क्रैश कोर्स, तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर्स के एग्जांपल्स को लेके। ये लिस्ट दे रहा हूं, लिख लो आप लोग, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन, ओके, म्यूटेशनल डिसऑर्डर, ये जो टॉपिक चल रहा है इसके मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को। डायरेक्टली आप क्वेश्चन मार सकते हो, मतलब डायरेक्टली आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। ठीक है, एल्बिनिज्म आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, वन एग्जाम्पल। ठीक है, इसके इसके अलावा अल्कैप्टोन्यूरिया, ओके, अल्कैप्टोन्यूरिया, ये भी आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर में। सिकल सेल एनीमिया, SICKLE, ओके, सिकल सेल एनीमिया, ये भी आप लोगों का एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ओके। सो वेट किस बात का है, चलो फटाफट ले लो ये सारी बातें, थैलासेमिया, ओके फाइन। तो ये सारी बातें यहां से आपको लेनी जरूरी है। ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू द ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर। फाइन, अभी मैं आपको दूसरी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्रोमोसोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्रोमोसोमल। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसके अंदर में आप लोग सबसे पहला पढ़ते हो, सबसे पहला एक हेडिंग आएगा इसके अंडर में, ओके। तो मैं पहला हेडिंग लिख देता हूं, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल अनूप्लॉइडी, ANUPLOIDY। ठीक है, अनूप्लॉइडी, इसको मैं कहता हूं एक और नाम, इसका एक और नाम लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज अ प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ओके, PRIMARY, प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, मतलब फेल हो जाते हैं सेपरेट होने से, ओके, मियोसिस में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसके एग्जांपल्स अभी दे रहा हूं,
टेक डाउन द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्रोमोसोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर के अंडर में सबसे पहले आप लोग पढ़ रहे हो ऑटोसोमल अनूप्लॉइडी, जिसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। और इसके एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहला आ रहा है डाउन सिंड्रोम। पढ़ा है आप लोगों ने डाउन सिंड्रोम, जिसको कहते हैं हम लोग ट्राइसोमी 21, राइट? ट्राइसोमी 21 कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है? ये आप लोगों को कंपलसरी ध्यान रखना है। फिर आता है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है? एडवर्ड सिंड्रोम यानी क्या? ट्राइसोमी, यू कैन से ट्राइसोमी 18 नंबर का क्रोमोसोम 3 बार दिखेगा। इसके अलावा पटाऊ, नाम बड़े अजीब है ना, हंसो ना फिर। पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है? पटाऊ सिंड्रोम मतलब पटाना की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ये क्रोमोसोम नंबर 13 ट्राइसोमी दिखता है, ओके? मतलब 3 बार दिखता है, ठीक है? तो ये आपके एग्जांपल्स बनते हैं यहाँ से। और एक दे रहा हूं सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर्स, ये भी आपके एनसीईआरटी में है। सेक्स क्रोमोसोमल, ठीक है? सेक्स क्रोमोसोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आ जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ओके? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मतलब क्या? चलो जल्दी बताओ ना यार, इसका कैरियोटाइप 44 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, फिर क्या लिखूं? XX, क्या लिखूं? Y, बरोबर। तो ये आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। दूसरा टर्नर, TURNER, टर्नर सिंड्रोम पढ़ा है? ये सारी बातें हैं एनसीईआरटी में। नहीं पढ़ते हो यार एनसीईआरटी तुम लोग, मुझे बताना पड़ता है फिर सारी बातें। 44 ये हो गया, प्लस मार देते हैं यहाँ पे और X0 लिखते हैं। X0 गेम नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे फाइन, दैट इज द एब्सेंस ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम्स, वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? नाउ जैकब सिंड्रोम जो मैंने अभी थोड़े देर पहले बताया, क्योंकि इसी को लेके तो ये क्वेश्चन बना, ठीक है? तो जैकब सिंड्रोम को मैं एक और नाम देता हूं, इसको हम लोग कहते हैं, अरे क्या नाम है इसका दूसरा? सुपर मेल कंडीशन, सुपर मेल कंडीशन भी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है? एक और नाम चाहिए क्या? चलो दे देते हैं एक और नाम, इसको हम लोग कहते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं। एक्स्ट्रा है मैं जानता हूं, लेकिन क्या करूं, आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है ना। सो 44 प्लस एक्स, क्या लिखूं? वाई लिखूंगा ना, बराबर सर। चलो ये तो आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं, यहाँ से काफी सारी बातें हैं ना, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ रही है, ओके? तो थोड़ा सा एक कॉलम बड़ा कर देते हैं, यस। और एक क्या पढ़ा आप लोगों ने? चलो जल्दी बताओ यार। सुपर फीमेल कंडीशन भी आती है, सुपर फीमेल, सुपर मेल है तो सुपर फीमेल क्यों पीछे रहे? सही बात है ना? तो मल्टीप्लेक्स सिंड्रोम कहते हैं इसको, मल्टीप्लेक्स, क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लेक्स सिंड्रोम, ठीक है? ये आपका कैरियोटाइप क्या हो जाएगा? 44। चलो ना बताओ ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? XXX। क्या बात है यार, होशियार लोग हैं सब लोग, ठीक है? तो देख लो, ये सारे ऑप्शंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बोलो क्या आप लोग इतना सा याद नहीं रख सकते? नहीं रख सकते तो बाबा आपकी मर्जी, आप ये तो आपको देख लो, यहाँ से ही क्वेश्चंस आए हैं आपके स्क्रीन पे। ये दो टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे बताया, और ये रहा एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशनल डिसऑर्डर, इसमें आप लोग एल्बिनिज्म आता है, अल्कैप्टोन्यूरिया आता है, सिकल सेल एनीमिया, एक और लिख सकते हो सिकल सेल एनीमिया किसके वजह से होता है? तो पॉइंट म्यूटेशन के वजह से होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलासेमिया, ओके? ये हो गया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। और क्रोमोसोमल म्यूटेशनल डिसऑर्डर्स को लेके बात करूं तो इसमें आता है ऑटोसोमल अनूप्लॉइडी या फिर प्राइमरी नॉट डिसजंक्शन, ओके? इसके एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है डाउन सिंड्रोम 21, जो कि आपको एनसीईआरटी में तो पढ़ना ही पढ़ना कंपलसरी है। क्या होता है डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स? चलो जल्दी बताओ ना यार। इसमें जो मुंह होता है, जो फेस होता है वो ब्रॉड होने लगता है, फोरहेड बड़ा होता है, एक्सटर्नल यू कैन से एक्स्ट्रा आईलिड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मतलब आईलिड्स पे फोल्ड्स देखने मिलते हैं, बच्चे की हाइट छोटी रह जाती है, ओके? लोअर लिप में प्रॉब्लम रहती है, टंग भी फरोड हो जाती है, डेवलप्ड अनडेवलप्ड यू कैन से गोनाड्स विल बी सीन, मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, बहुत सी बातें हैं, राउंड फेस देखने मिल सकता है, ओके? थोड़े से फ्लैट हैंड्स, टबी फिंगर्स आपको देखने मिल सकते हैं यहाँ पे। तो इतने सारे सिम्टम्स आप लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दूसरा याद रखना, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, पटाउ सिंड्रोम यहाँ पे, ओके? दिस इज अ ट्राइसोमी 13। ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये आपको मैं बता देता हूँ, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी बनाता है नीट में आपके। नहीं, कम से कम बोलू ना तो कम से कम बोल रहा हूँ 12 मैच द फॉलोइंग तो डेफिनेटली श्योर है। अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो हो सकता है आप लोग अगर लकी भी निकले तो 16,
ओके, मिनिमम 12 मैक्सिमम 16 मैच द फॉलोइंग तो डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं, तो देख लेना लॉटरी लगने वाली है आप लोगों की अगर ये सारे पॉइंट्स ठीक तरीके से करते हो तो। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करूं तो 44 प्लस XXY कंडीशन आती है। टर्नर सिंड्रोम की बात करूं तो 44 प्लस X0 कंडीशन आती है। ओके, जैकोब सिंड्रोम की बात करें उसको तो हम लोग सुपर मेल कंडीशन भी कहते हैं, क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, तो 44 प्लस XYY कंडीशन, एक्स्ट्रा वाई आपको देखने मिलता है, एंड सुपर फीमेल यानी एक्स्ट्रा एक्स आपको देखने मिलेगा। दिस इज हाउ कैरियोटाइप्स को लेके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बच्चा लोग आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्रैश कोर्स खाली आपको क्वेश्चंस कैसे डील करना ये नहीं बताता है, तो आपको ट्रिक्स भी दे रहा हूं यहाँ पे, सो दैट आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकोगे। फाइन, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो ना यार, कितना टाइम पास कर रहे हो तुम लोग भी। ठीक है, ये लो आपके सामने आ गया एल्बिनिज्म वाला। चलो यार तुम लोग ही बता दो, एनसीईआरटी का आंसर है ये। एल्बिनिज्म का क्या सिनेरियो है, एल्बिनिज्म क्यों होता है? टायरोसिनेज के वजह से होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो बता देता हूँ, टायरोसिनेज क्या है? इट इज अ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम। लिख लो बाबा, मेरी बातों को सुनो मत, खाली लिख के ले लो। इट इज अ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो कि चाहिए होता है मेलानिन प्रोडक्शन के लिए। ओके, अगर एल्बिनिज्म हुआ मतलब क्या है? पर्सन के पास मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं ना एकदम कम बनेगा, मतलब गोरा, एकदम गोरा गोरा दिखेगा यार। एल्बिनो कंडीशन आ जाएगी, व्हाइट व्हाइट दिखेगा, जो कि धूप में खड़ा होकर लाल हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें तुमको पता है। चलो, जो कर रहा था, बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी। ओके, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है मुझे यहाँ पे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। अरे बाप रे, क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में? एक नॉर्मल विजन मैन है whose father was color blind। ठीक है, एक आदमी है जिसके पापा कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, अब वो आदमी ने क्या किया, तो शादी कर लिया। whose father was also color blind, मतलब एक ऐसी लेडी के साथ शादी किया है जिसके पापा भी कलर ब्लाइंड थे, मतलब दोनों के पापा कलर ब्लाइंड थे। देयर फर्स्ट चाइल्ड इज डॉटर। अभी बोला गया है कि इनकी पहली डॉटर जो है, इनका पहला बच्चा जो है वो फीमेल है, वो डॉटर है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ दिस चाइल्ड टू बी कलर ब्लाइंड? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है ना, कर सकते हो क्रॉस, या करके दूं आप लोगों को? करके चाहिए? चलो फिर किस बात की देरी है, यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको व्हाइट स्क्रीन पे। यार सारी बातें सॉल्व करवा के लोगे, मुझे मालूम है तुम लोग। ठीक है, तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एक तो ऐसे माता पिता हैं जो कि ऑलरेडी कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो पहले माता पिता बनाएंगे। ये कलर ब्लाइंड हो गया, और ये पापा हो गए, और ये मम्मी हो गई। मम्मी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो नॉर्मल पकड़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये क्रॉस होगा तो एक्स वाई आपको मिलेगा। ठीक है, और एक हो जाएगा एक्स एक्स कंडीशन, मतलब एक्स डॉट एक्स कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो डॉटर है वो कलर ब्लाइंड होने वाली है। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं फिर हमारे जो ये बंदा है, अब इसकी शादी करनी है, लेकिन अभी एक लड़की के बारे में भी बात की है जिसके पेरेंट्स कलर ब्लाइंड थे, मतलब उसके पापा भी कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, तो कंडीशन तो यही हो जाएगी एक्स डॉट एक्स वाली ना, कि बदल जाएगी? यही कंडीशन आ जाएगी एक्स डॉट एक्स वाली। तो चलो क्रॉस करते हैं आपको, मतलब नॉर्मल एक्स, ये बंदा तो रहेगा नॉर्मल एक्स और वाई, है कि नहीं? ये अभी क्या हो गया, लेकिन जो जो इसकी वाइफ है वो एक कलर ब्लाइंड फैमिली से आई है, तो बट ऑब्वियस सी बात है वो भी कलर ब्लाइंड है। फाइन, अभी पूछ रहे हैं कि इनकी पहली बच्ची जो है वो डॉटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्स डॉट एक्स कंडीशन आ गई, सही बात है, और ये हो गई एक्स डॉट वाई कंडीशन, एक्स डॉट वाई कंडीशन। अभी यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्स कंडीशन। फाइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई कंडीशन। लेकिन क्या बोला है, पहले बच्चे के बारे में बात किया, तो ये रहा पहला बच्चा। तो यस, आउट ऑफ 4 बच्चा, पहला बच्चा इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज अ कलर ब्लाइंड, है कि नहीं? मतलब 4 में से 25% बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना। 4 में से एक ही बच्चा है जो कि पहली है डॉटर, और वो भी कलर ब्लाइंड है, तो मतलब कितना चांसेस हो गया यहाँ पे? 25% चांस हो गया। समझ में आ रही है बात? पहली बात तो आपको कलर ब्लाइंड के बारे में कुछ पता भी है कि नहीं पता है? चलो नहीं पता होगा तो मैं अभी आपको कुछ बता देता हूँ। अगर ये सारी चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। कलर ब्लाइंड, ओके, कलर ब्लाइंड जो है इट इज ए ऑटोजोमल, ये पता होना जरूरी है आपको। ऑटोजोमल, यू कैन से डोमिनेंट, डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ओके, नॉट सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, नॉट अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, इट इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। लेकिन फिर होगा कैसे? रिक्वायर्ड only one copy, you can say required only one copy of defective
जीन। अगर एक कॉपी भी होगी ना डिफेक्टिव जीन की, तो भी पर्सन कलर ब्लाइंड होने वाला है। डिफेक्टिव जीन कहां से आएगा? फ्रॉम आइदर पेरेंट्स, फ्रॉम आइदर पेरेंट यू कैन से, टू बी एक्सप्रेस्ड। फाइन। मतलब ये कलर ब्लाइंड जो है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इट इज नॉट अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, रिक्वायर्ड ओनली वन कॉपी ऑफ डिफेक्टिव जीन, जो कि कोई भी एक पेरेंट से आ सकती है। ठीक है, तो बात खत्म। यहाँ पे 25% आपका आंसर है। क्या ये आंसर आपके ऑप्शन में अवेलेबल है? चेक करो और मारो आंसर। तो क्या आंसर आ जाएगा? सेकंड आंसर आ जाएगा। फाइन, ये रहा आपका आंसर। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सिनेरियो के पास। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। इफ अ हीमोग्लोबिन, क्या बोल रहा है? इफ अ हीमोग्लोबिन ऑफ अ नॉर्मल एंड द सिकल सेल पेशेंट, मतलब एक नॉर्मल पर्सन है जिसका हीमोग्लोबिन बहुत बढ़िया होगा, ये तो आपको पता है। और सिकल सेल पेशेंट जो है उसका हीमोग्लोबिन जो है, मतलब वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन आरबीसी जो है वो सिकल से हो चुका है। ठीक है, और ये जो नॉर्मल पर्सन है इसका तो आरबीसी नॉर्मल ही होगा, मतलब ये रहा नॉर्मल पर्सन का आरबीसी, और ये रहा सिकल से पर्सन का आरबीसी। ठीक है, आर सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रोफोरोसिस, दे विल शो। अच्छा, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, अभी इन लोग में क्या देखने मिल सकता है? सेम मोबिलिटी, पॉसिबल नहीं लगता है मुझे, ये तो नहीं होगा आंसर। डिफरेंट मोबिलिटीज, यस ये बन सकता है, क्योंकि देखो प्रोटीन्स को लेके यहाँ पे डील करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो करेगा ही। याद है? तो ये देखो ना, ये सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स भी कम है, अमाइनो ग्रुप को भी लेके हो सकता है। सो मेनी थिंग्स आर देयर। यस, ये तो डिफरेंट मोबिलिटीज ही दिखाएगा। तीसरे वाले केस में क्या है? हीमोग्लोबिन ऑफ द पेशेंट डू नॉट मूव एट ऑल, ऐसा तो नहीं है, मूव तो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन आर इमोबाइल, नहीं नहीं। सो योर आंसर आई थिंक डिफरेंट मोबिलिटीज ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के पास बढ़ते हैं अभी आप लोग। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या दिया है। अमॉन्ग द 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रायड स्टडीड बाय द मेंडल इन पी प्लांट। ओके, पता है हम लोगों को 7 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 14 कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था मेंडल्स ने 7 पेयर्स के हिसाब से। तो ठीक है, इन पी प्लांट द नंबर ऑफ द ट्रायड रिलेटेड टू द फ्लावर पॉड एंड द सीड, वेयर फ्लावर पॉड एंड द सीड को लेके बात कर रहा है। तो क्या क्या चीजें आप लोगों को याद आ रही है? अभी याद करो ना यार, थोड़ी देर पहले मैंने आपको टेबल में कुछ चीजें दिखाई थी। ओके, नहीं आ रही है याद? फिर से मुझे बताना पड़ेगा क्या? सोचो थोड़ा सा, आप लोग इजीली डील कर लोगे यार। चलो बताते हैं। ओके, फ्लावर, क्या बोल रहा है? पहला फ्लावर के बारे में बात कर रहा है ना। तो फ्लावर का कलर था, फ्लावर का पोजीशन था, मतलब ये दो तो बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे। तो और दो किधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है, मतलब आंसर 1 एंड 2 में से ही है डेफिनेटली। ओके, फिर पॉड की बारे में बात कर रहा है, मतलब पॉड शेप एंड पॉड कलर था, डेफिनेटली ये आंसर है। अच्छा नहीं, इधर भी दिख रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है? सीड के बारे में बात कर रहा है, तो सीड शेप था, सीड कलर था, तो यही आंसर हो गया ना भाई, मिल गया आंसर। चलो 14 का यही आंसर है, मारो आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे। Heredity disease in which the urine of the person turns black, okay, when exposure to the air due to the presence of the hemogenetic acid। ये एक्चुअली क्वेश्चन है 11th स्टैंडर्ड से उठाया गया हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग डील कर सकते हो ये क्वेश्चन। दिस इज अल्कैप्टोन्यूरिया। ओके, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे? अल्कैप्टोन्यूरिया आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सीधा ब्लैक टर्न कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहा है 16 में? इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द थैलेसेमिया। अच्छा, दोनों के दोनों पेरेंट जो है ये कैरियर है थैलेसेमिया के। ओके, विच इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी बता के रखा है। ओके, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड। ओके, जो पर्सन है वो अफेक्टेड है। ओके, पेरेंट्स कैरियर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो इसके लिए आपको व्हाइट स्क्रीन पे लेके चलते हैं। व्हाइट स्क्रीन पे आ चुके हैं हम लोग। ये पूरा है ना, मुझे क्लियर करना पड़ेगा ड्राइंग, क्योंकि मुझे आपको पहले थैलेसेमिया के बारे में बताना है। तो आपको पता है कि इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। थैलेसेमिया क्या है? इट इज ए ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। फाइन, चलो नेक्स्ट। अगर पेरेंट्स यहाँ पे कैरियर्स हैं, कैरियर्स है ना, पेरेंट्स आर कैरियर ओवर हियर, तो अभी आपको इसके पहले मैं कुछ पढ़ाऊं, आपको ये बात पता होना चाहिए, 2 कॉपीज एबनॉर्मल जीन की जरूरी है प्रेजेंट होना। ओके, सो 2 कॉपीज
ऑफ एबनॉर्मल एबनॉर्मल जीन मस्ट प्रेजेंट। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और रिसेसिव डिसऑर्डर में सिनारियो ऐसा होता है कि दोनों पेरेंट से एक एक जो डिफेक्टिव जीन है वो आना जरूरी होता है। ओके, तब आप कह सकते हो कि पर्सन इज सफरिंग। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग को क्रॉस करना पड़ेगा। तो पेरेंट को तो कैरियर है ना, तो एक काम करते हैं ना, तो ये एक्स के ऊपर सी लिख देते हैं और ये वाई नॉर्मल ले लेते हैं। ये हो गया फादर का गैमेट्स। ओके, यहाँ पे एक्स के ऊपर सी लिख देते हैं, यहाँ पे वाई लिख देते ये तो एक्स ही होगा क्योंकि मदर है ना। ठीक है, फाइन, क्लियर है यहाँ पे। चलो, ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर सी, ये भी हो जाएगा एक्स रेस टू पावर सी। ओके, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर सी एंड वाई। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, x रेस टू पावर c एंड x आ जाएगा यहाँ पे। और ये हो गया x रेस टू मतलब x और y। ओके, सो दिस इज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि दो बच्चे जो है वो कैरियर है। और अगर पर्सन को अफेक्टेड दिखाना है तो दो डिफेक्टिव जीन उसके पास आना जरूरी है। तो आउट ऑफ 4 यू कैन से वन ओनली शोइंग द डिफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ओवर हियर, मतलब अफेक्टेड है। तो ये आपका कितना परसेंटेज होता है? 25% होता है। समझ में आ गया आपको? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 25% आ जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं आंसर हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है कि नहीं। ओके, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आंसर इज 25%। यहाँ पे आपको क्लियर कट मिल गया। अफेक्टेड पूछा था ना? यस, अफेक्टेड पूछा था। तो चलो, नाउ वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हियर, 17 ओवर हियर। तो ध्यान दो यहाँ पे यार, अभी भी वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? Which of the following statement is not true? Genes that show 50% recombination of the frequency. Okay, recombination के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया बच्चा लोग, सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट 2013 में पूछा गया है। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीन्स आर टाइटली लिंक्ड। जो जीन्स टाइटली लिंक्ड होते हैं वो लोग क्या दिखाते हैं? लो रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, जो लोग टाइटली लिंक्ड होते हैं वो लोग लो रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं, ये बात ध्यान में जरूर रखना। तो ये आंसर तो सही है। नेक्स्ट, द जीन शोज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नो, if the genes are present on the same chromosomes they undergo more than one crossover in every meiosis, not possible. The genes may be differ may be on different chromosomes, नहीं, different chromosomes पे होते तो फिर वो लोग का क्या सिनारियो होता रिकॉम्बिनेशन वगैरह होने का? 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ना। ओके, तो नॉट ट्रू पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे यस, तो आंसर ए ही आना चाहिए क्योंकि जीन्स आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड है तो लो रिकॉम्बिनेशन दिखाएगा। लो रिकॉम्बिनेशन यानी क्या? लो रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे 50% का तो चांस ही नहीं बनेगा। मतलब 50% अगर चांस होना चाहिए तो एटलीस्ट जीन को थोड़ा सा लूजली एक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब लूजली एक्ट करेंगे, देखो, लूजली लिंक्ड जीन शोज हाई रिकॉम्बिनेशन। हाई रिकॉम्बिनेशन मतलब एटलीस्ट 50 तो होगा, मतलब आंसर यही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया। सो आंसर शुड बी हियर 1। ओके, बाकी सब मतलब स्टेटमेंट वैसे देखने के लिए जाओगे तो ये बिल्कुल सही है। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस। चलो बढ़ते हैं आगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचो उसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 को लेके बात करते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द हीमोफीलिया। अरे बाप रे, हीमोफीलिया पूछ लिया। हीमोफीलिया क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। ओके, इट इज अ रिसेसिव डिसीज, बिल्कुल सही बात है। ओके, इट इज अ रिसेसिव डिसीज, सही बात है क्या? ओके, सोचने दो जरा सा मेरे को। यहाँ पे बोल रहा है इट इज अ डोमिनेंट डिसीज। ओके, नो, इट इज नॉट अ डोमिनेंट डिसीज, इट इज अ रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव तो पक्का डेफिनेटली राइट है। थर्ड में देखते हैं, अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्वड इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इज अफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। इट इज अ सेक्स लिंक्ड, अब भी तो बोला यार मैंने, मतलब आंसर आपको मिल चुका है भाई लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ओके, इट इज नॉट अ डोमिनेंट डिसीज। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 के पास। अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। एक आदमी है, ओके, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, मतलब पापा कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, अ मैरी वो मैन जो कि कलर ब्लाइंड है, मतलब यहाँ पे ही करते हैं, मतलब बंदा तो नॉर्मल है जिसने एक कलर ब्लाइंड लड़की से शादी की है, मतलब यहाँ पे लिख देते चलो एक्स डॉट एक्स की कंडीशन है। ओके, तो ये हम लोग प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है,
ना ये तो हो गया x डॉट एक्स कंडीशन, x डॉट एक्स की कंडीशन हो गई। यहाँ पे आ जाएगा x डॉट वाई, ये क्या हो जाएगा x डॉट वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा x x और ये हो जाएगा x y। ठीक है, अभी क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। अभी कलर ब्लाइंड के लिए मेल कपल पूछा है ना बाबा, देख लो ना यार, दो बच्चे हैं, दो बच्चे का मतलब क्या सच्चा समझ में आता है तुम लोगों को, दो मेल है, ओके, चार ऑफस्प्रिंग है जिसमें से दो लड़कियां दो मेल्स है, दो मेल्स को प्रॉपर्टी देनी होगी तो 100% हो जाएगा, मतलब एक मेल अफेक्टेड है एक नॉर्मल है ना, तो एक नॉर्मल है, मतलब कि आउट ऑफ 100 50% इज द चांसेस, आंसर तुम्हारा डी होगा यहाँ पे, देख लो। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 को लेके बात करते हैं। ओके, सो सी ओवर हियर, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 1000 individuals 360 belongs to the genotype AA। अरे रे रे रे, पूछ दिया हार्डी विनबर प्रिंसिपल यहाँ पे, पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे क्वेश्चंस डाल देते हैं। ठीक है, सो 480 टू द AA एंड द रिमेनिंग 160 टू AA बेस्ड ऑन, देखो ये रिसेसिव है, ये हेट्रोजाइगस दिया हुआ है, ओके, एंड होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन 360 दिया हुआ है। दिस डेटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील A इन द पॉपुलेशन, मतलब एलील A के रिस्पेक्ट में आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक आंसर होना चाहिए। तो पहला हार्डी विनबर प्रिंसिपल को लेके बात करते हैं, थोड़ी बहुत बातें आपको शायद पता भी होगी। ओके, लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। तो चलो सबसे पहला बात करते हैं हार्डी विनबर प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू, क्या गया यहाँ पे, HARDY, हार्डी, W क्या लिख दिया, WIN, हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको लेके बात करते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, चलो बताओ, हार्डी विनबर प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला क्या दिया था, इक्वेशन क्या दिया था, चलो जल्दी बताओ। पी स्क्वायर दिया था, ठीक है, प्लस 2PQ दिया था, 2PQ दिया था, फाइन, और फिर आपको दिया है क्यू स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये आपको हार्डी विनबर्ग का इक्वेशन होता है। तुमको पता है पी स्क्वायर क्या होता है, तुम्हारा ए हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप है ना, तो जो कि आपको ए दिया है। ठीक है, और क्यू स्क्वायर का क्या सिनारियो है, दिस इज आवर हेट्रोजाइगस कंडीशन, ए हो जाएगा, ये तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यही आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे। लेकिन ऑप्शन में आप लोगों को कितने इंडिविजुअल्स बोले हैं, 1000 इंडिविजुअल बोला है, फाइन, 1000 इंडिविजुअल है, जिसमें से ए की वैल्यू कितनी है, 360 दी हुई थी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए की वैल्यू 360 दी हुई थी, और इसका पी स्क्वायर निकालू तो मैं कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 360 निकालना है ना, 360 मतलब 1000 में से है ये, तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा मुझे, 1000 इंडिविजुअल में से निकालोगे, सो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0.36 हो जाएगा। ठीक है, और तुमको ए के ही रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में पूछा है ना, मतलब पी के ही रिस्पेक्ट में आपको आंसर निकालना है, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36 हो गया, तो पी का कितना आ जाएगा, यस एब्सोल्युटली राइट, 6 6 36 ना, तो 0.6 होना चाहिए। चलो देखते हैं ऑप्शन में है क्या आंसर अपना। ओके, आई होप तुम लोग समझ गए कैलकुलेशन कैसे किया है मैंने, एक बार चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यस 4 आंसर तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, 0.6 आपको सीधा सीधा पूछा गया है ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द ए एलील यहाँ पे। ओके, तो ये इसलिए आंसर आपका 0.6 हो जाएगा। ओके, क्लियर है, सारी बातें एकदम समझ में आ रही है। तो चलो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को लेके। जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज अ फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि ये डोमिनेंट एपिस्टेटिस का एग्जांपल है। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं एक नोट के पास, आपको एक नोट देना काफी जरूरी है, तो आप लोग इस पर्टिकुलर नोट को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर ये नोट आप लोगों ने ध्यान से सुन ली और देख ली, समझ ली, तो आपका काम इजीली डील हो जाएगा। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसेसिव एपिस्टेटिस को लेके, उसके एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। एपिस्टैसिस, ओके, नाउ रिसेसिव एपिस्टैटिस के लिए एग्जांपल जो आपके लिए पूछे जाते हैं वो बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल आता है, कलर ऑफ फर इन माइस, याद रखना, कलर ऑफ फर इन माइस। ठीक है, इसके लिए क्या क्या कलर्स हो सकते हैं माइस में, अगाउटी। ओके, जिन लोगों ने प्लेलिस्ट में
प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का टॉपिक लेक्चर जो देखा है वो लोगों को पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डायरेक्टली विजिट ओवर देयर। और एक होता है अल्बिनो, ओके। तो ये 3 कलर आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं इन केस ऑफ द माइस, ओके। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो एक्चुअली ये जो ब्लैक कलर है वो एक रिसेसिव एग्जाम्पल है, ओके। ये तब एक्सप्रेस करता है जब ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा, ओके। ब्लैक कलर जो है ये रिसेसिव कैरेक्टर है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो आपको लिए हो गया रिसेसिव एपिस्टेटिस का एग्जांपल। अभी आपको मैं देता हूं डोमिनेंट एपिस्टेटिस के बारे में, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल्स आते हैं आपके लिए, देख लो ये लिस्ट, याद रखना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। एक तो है फ्रूट कलर, ओके, फ्रूट कलर या फिर फ्लावर कलर इन प्लांट्स। Fine, fruit and the flower color in plants. Next, squash comes in 3 colors. स्क्वैश जो होते हैं नॉर्मली 3 कलर्स में आते हैं, तो वो नॉर्मली 3 कलर्स क्या क्या हो सकते हैं? येलो, या तो फिर ये हो सकते हैं व्हाइट या फिर ग्रीन, व्हाइट या तो फिर ग्रीन, ओके। सो फ्रूट कलर ये भी आ गया, यहाँ पे स्क्वैश आ गया आपके स्क्रीन पे, ठीक है। इसी में से आपका आंसर बना था। और नेक्स्ट जो है येलो जो कलर है यहाँ पे, इट इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन कलर। सो नोट करने वाली बात क्या है, येलो कलर इज डोमिनेंट ओवर, यू कैन से, ग्रीन कलर। ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स कंपलसरी बनते हैं आपके एग्जाम के लिए है, ध्यान रखना, ओके। फ्रूट कलर इन स्क्वैश जो आप लोगों ने देखा, ये सारी बातें पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रहा हूं मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के रिस्पेक्ट में है। ये सारी बातें आप लोगों को मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार गो थ्रू कर लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है। फ्लावर कलर इन लेथारस ऑर्डरेटस, ये एक ही एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे रखना है याद। ओडोरेटस, ठीक है। लेथारस ओडोरेटस, आपको पता है इसका जनरल नेम क्या है? स्वीट पी, है ना, स्वीट पी कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो पिगमेंट होता है वो होता है एंथोसायनिन, एंथोसायनिन पिगमेंट होता है। तो ये हो गया आपके लिए कुछ टॉपिक्स, एक और दे दूं, ठीक है। इनिबिटरी जीन्स करके भी एक टॉपिक होता है, तो इसमें आप लोग एक एग्जांपल पढ़ते हो, दैट इज अ पिगमेंटेशन इन राइस प्लांट। ये तो एक्स्ट्रा हो गया, पिगमेंटेशन इन राइस प्लांट का जो भी सिनेरियो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये तो आपको कंपलसरी याद रखना है। रिसेसिव एपिस्टेटिस यानी यहाँ पे एक क्वेश्चंस में ही ये एग्जांपल रखे जाते हैं। कलर ऑफ फर इन केस ऑफ द माइस, दैट इज अगाउटी ब्लैक एंड एल्बाइनो, ओके। ये आपको कंपलसरी याद रखना बनता ही बनता है। इसके अलावा डोमिनेंट एपिस्टेसिस जो आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको पूछे जाते हैं फ्रूट कलर्स, ओके। फ्रूट कलर, कलर ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स, स्क्वैश कलर का जो अभी एग्जांपल हम लोगों ने देखा वो 3 कलर्स में अवेलेबल होते हैं, येलो, व्हाइट एंड ग्रीन, जिसमें से येलो जो होता है इट इज अ डोमिनेंट कलर ओवर द ग्रीन कलर, ओके। तो ये दो बातें यहाँ से एकदम क्लियर हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को लेकर बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स के रिस्पेक्ट में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, लेथायरस ओडोरेटस, दैट इज अ स्वीट पी रिस्पेक्ट में, ठीक है। इजी है, आप लोग कर सकते हो, फाइन। और नेक्स्ट जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पिगमेंट, तो यहाँ पे एंथोसायनिन पिगमेंट्स आपको देखने मिलता है लेथारस ओडोरेटस में, ठीक है। एक इनिबिटरी का जीन्स का भी एग्जांपल देके रखा है, दैट इज अ पिगमेंटेशन इन द राइस, फाइन। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप लोग याद रख रहे हो, जिसमें से आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट कर सकते हो, ओके। क्या कर सकते हो? डायरेक्टली क्वेश्चंस को हिट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली नीचे लेक्चर की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, प्लीज गो एंड वॉच दोज लेक्चर वीडियोस सो दैट यू कैन डील सच इजी टॉपिक्स, ओके। नहीं तो आपके 4 मार्क्स तो यहाँ से हाथ से निकल जाएंगे आराम से,
ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका वो नुकसान हो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं तो फाइन, आप लोगों को याद रखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को लेके बात करते हैं। An abnormal human baby with the triple X sex chromosomes was born due to the triple X बोल रहा है ना, मतलब देखो ये तो फीमेल है कंप्लीटली, इतना तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है। ओके, और एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया रहेगा, और एक नॉर्मली मदर का एक्स क्रोमोसोम होता है, तब जाके ये फीमेल गर्ल चाइल्ड होती है। लेकिन जब मदर का ओवम अगर प्रॉपरली बना नहीं रहेगा तो मान लो ट्रिपल एक्स कंडीशन बनने की चांसेस रहती है। तो क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है, फ्यूजन ऑफ द टू ओवा एंड वन स्पर्म? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। फ्यूजन ऑफ द टू स्पर्म्स एंड वन ओवम, मैंने यहाँ पे दो स्पर्म्स के बारे में बात ही नहीं की है। फॉर्मेशन ऑफ ए एबनॉर्मल स्पर्म इन द फादर, नो, तो वो एक्स वाई कंडीशन आती है, जबकि यहाँ पे वाई कंडीशन को कुछ लेके दिया ही नहीं है। ओके, बच्चा फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल ओवा इन द मदर, है ना। तो ये आपके लिए परफेक्ट कंडीशन है, आप लोग आराम से थोड़ा सा ध्यान भी दोगे तो आप लोग आराम से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। Okay, coming to the very next condition, that is the next question, 23 question. Alleles are, okay, these are the forms of genes, right? These are what? These are the different forms of the genes, so molecular forms of the genes. सीधा सीधा definition पूछ लिया है। Okay, आराम से डील कर सकते हो। Multiple alleles are present in, okay, अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आप लोग डील नहीं कर सकते? बहुत ही सिंपल है, मल्टीपल एलील्स किसमें आप लोगों को देखने मिलते हैं? ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। मल्टीपल एलील्स का मतलब क्या है? एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, बरोबर है, या एट डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम? एट द सेम लोकस ऑफ द आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो आंसर ऑप्शन ए आना चाहिए 24 का, राइट। एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, तभी जाके बोल सकते हो मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स मतलब क्या है, वो एक साथ इनहेरिटेड होने के भी चांसेस दिखाते हैं, तो इजी क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 25 की बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन विद द ब्लड ग्रुप ए मैरीज अब वो मैन विद द ब्लड ग्रुप बी। ओके, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक लेडी है जिसका नाम जिसका ब्लड ग्रुप बी है। व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग? अब देखो यहाँ पे मैन का ब्लड ग्रुप है लेकिन उसकी कंडीशन नहीं दी है। आपको पता है कि ए ब्लड ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बता देता हूँ, पहले मैं इस पार्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। आपके क्वेश्चन में ए ब्लड ग्रुप है एंड बी ब्लड ग्रुप के बारे में दिया है, लेकिन आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि ए ब्लड ग्रुप की दो पॉसिबिलिटी बनती है। आपको क्या पता है? ए ब्लड ग्रुप की दो पॉसिबिलिटी है, एक है आई ए हेट्रोजाइगस कंडीशन, आई ओ, सही बात है, और दूसरी क्या है? होमोजाइगस, मतलब सॉरी, एक है क्या तुम्हारा आई ए एंड आई ए होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है, और एक है तुम्हारा आई ए आई ओ। और वैसे ही बी ब्लड ग्रुप की भी पॉसिबिलिटी क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये है हेट्रोजाइगस आई बी आई ओ, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस है, और ये यहाँ पे लिख देते हैं आई बी एंड आई बी, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, फाइन। लेकिन आपको ये नहीं बोला है कि फादर इज अ हेट्रोजाइगस ए ब्लड ग्रुप या फिर होमोजाइगस ए ब्लड ग्रुप, ऐसा नहीं बोला है। जब ऐसा नहीं बोला जाता तो आपको सिंपल सी बात है, हेट्रोजाइगस कंडीशन लेके ही काम करना है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, होमोजाइगस कंडीशन लेके जाओगे तो आपको आंसर राइट नहीं मिलेगा बच्चा लोग। ओके, अब इनको क्रॉस करोगे और निकालोगे पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या मिलते हैं आपको, ठीक है। हेट्रोजाइगस रखना है तो यहाँ पे मैं रखूंगा आई ए आई ओ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे रखूंगा आई बी एंड आई ओ, फाइन, आई बी एंड यहाँ पे मैं रखूंगा आई ओ वाली कंडीशन। तो ये तुमको पता है कि ये ए बी ब्लड ग्रुप आ जाएगा, फाइन। फिर ये बी और ओ, मतलब ये तुमको मिलेगा हेट्रोजाइगस कंडीशन बी ब्लड ग्रुप, आई ओ आई बी मिलेगा, सही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा? ये हेट्रोजाइगस ए कंडीशन मिलेगा, मतलब ए ब्लड ग्रुप मिल रहा है आप लोगों को, फाइन यहाँ पे। और नेक्स्ट मिल रहा है ओ कंडीशन, मतलब ओ ब्लड ग्रुप मिल रहा है, फाइन, मतलब चारों पॉसिबिलिटी मिल रही है। क्या ये ऑप्शन में अवेलेबल है? चेक करते हैं, चलो, ठीक है। तो ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, तो आंसर हो गया 1, इजी था, डील कर लिया, एकदम फास्ट हो गया, सही बात है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पी प्लांट वेर स्टडीड बाय द मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट? ऑब्वियसली पेयर्स पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। रिपीट हो गया फिर से, है कि नहीं? कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अरे यार ये कितनी बार क्रॉसिंग आ रहा है। चलो दिस टाइम ये आप लोग करके मुझे बताओगे, ठीक है। ए कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद द नॉर्मल साइट हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, ठीक है। एक नॉर्मल मैन है जिसने नॉर्मल एक ऐसी वुमेन के साथ शादी की जो कि वो भी नॉर्मल है और उनके फैमिली में कोई भी हिस्ट्री में कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे, अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद नॉर्मल साइट
हु हैज नो हिस्ट्री ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली, मतलब उस लेडी के फैमिली में हिस्ट्री में किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। लेकिन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो ग्रैंडसन के बारे में बात कर रहा है। ओके, ग्रैंडसन क्या कलर ब्लाइंड है कि नहीं है, इसके बारे में वो पूछ रहा है। तो आप लोग क्या इसका क्रॉस कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो ना। ऑल क्या कंडीशन आएगी, चलो यहाँ पे क्रॉस करें, चलो व्हाइट स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं दिखती है मुझे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ठीक है, एक तो एक्स वाई और ये हो गया वाई, फिर ये एक्स और फिर ए एक्स। ठीक है, तो ये तो मिलेगी यहाँ पे कलर ब्लाइंड, और ये हो जाएगा एक्स वाई नॉर्मल, और यहाँ पे एक्स डॉट एक्स, और फिर से एक्स वाई मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको कंडीशंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब क्या बोल रहा है कि इस आदमी ने एक लेडी से शादी की है जिसके हिस्ट्री में कोई भी ऐसा है नहीं, तो ये एक्स वाई नॉर्मल है और एक्स एक्स भी नॉर्मल है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। आई थिंक सारे के सारे नॉर्मल हो जाएंगे, 4 के 4 ऑफस्प्रिंग विल बी नॉर्मल, राइट। तो मुझे क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, मैं समझ गया मेरा आंसर क्या है। चलो चलते हैं, देखते हैं अपना आंसर है क्या। तो व्हाट इज द आंसर, कलर ब्लाइंड करके कोई है क्या, नहीं है, तो मुझे नील पे आंसर जाना पड़ेगा मेरा, राइट। सो 27 का आंसर 4 हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिंकेज वाज द टर्म कॉइन्ड बाय द टीएच मॉर्गन, यार मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं है, थॉमस हंट मॉर्गन ये आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा ना। ठीक है, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, मेंडल डिड नॉट यूज, अच्छा मेंडल ने जितने भी 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बारे में बात की, तो क्या उसमें पॉड लेंथ के बारे में बात की थी? नहीं की थी, तो आंख बंद करके मार सकते हो, 29 का 3 आंसर है। समझ में आ रही है बात, इतना सिंपल चीज है। ओके, सो 29 का 3 आंसर हो गया। चलो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 30 के पास, बढ़े ना क्वेश्चन नंबर 30 को लेके, चलो। तो ये रख देता हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोल रहा है 30, अरे बाप रे, प्लियोट्रॉपिक जीन्स के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज प्लियोट्रॉपिक, वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर्स, राइट। सो कंट्रोल मल्टीपल ट्राइड्स, मतलब मल्टीपल ट्राइड्स इन एन इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है क्या, वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर, राइट। तो यही हुआ ना डेफिनेशन, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, 31 क्या बोल रहा है, अ जीन विच शोइंग कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस की बात चल रही है, मतलब दोनों कंडीशन एक्सप्रेस होती है ना, कोडोमिनेंस का मतलब देखो, बोथ एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगोट कंडीशन, क्या ये सही है? यस ऑब्वियसली राइट है, खत्म बात, मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं, वन एलील डोमिनेंट ऑन अदर, नहीं, को डोमिनेंट मतलब दोनों एक दूसरे के लिए, है ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, यहाँ अपनी डोमिनेंसी नहीं दिखा रहा है, दोनों इक्वली डोमिनेटिंग है। ठीक है, एलिल्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, नो एलिल्स दैट आर रिसेसिव टू ईच, खत्म बात, मुझे आगे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक, क्या बोल रहा है, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओहो हो, क्या क्वेश्चन पूछा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, क्रोमोसोम, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड एंड जीन। जहां तक मुझे याद है जीनोम पहला आना चाहिए, जीनोम रहेगा तो ही क्रोमोसोम्स आएगा, एंड क्रोमोसोम्स रहेगा तो ही जीन्स के बारे में बात होगी, और जीन्स के बारे में बात होगी तो ही न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। मतलब क्रोमोसोम्स फिर नहीं, जीनोम फिर क्रोमोसोम फिर जीन्स एंड देन न्यूक्लियोटाइड्स, क्या ऐसा है? ओके, जीनोम क्रोमोसोम न्यूक्लियोटाइड जीन, नहीं ये उल्टा है ना, तो आई थिंक फोर्थ में आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, ये आपको करेक्ट मिल रहा है, जीनोम क्रोमोसोम जीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो मिल गया आप लोगों को आंसर। 33 पे देखते हैं, ओहो, सो 33 थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाओ, इसका जूमिंग कम कर देते हैं। तो आप लोग इसका जूमिंग देख लो पहला, मतलब इसको क्वेश्चन को ठीक तरीके से देख लो। क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, सबको पता है पेडिग्री एनालिसिस में शेडेड एरिया जो रहता है वो अफेक्टेड रहता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री, अभी क्या क्या ऑप्शन में दिया है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट, या तो फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। ओके, आपको ये चेक करना पड़ेगा, तो चलो चेक करते हैं। फाइन, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्स लिंक्ड मतलब सेक्स लिंक्ड से बात करते हैं। पहला चेक करूंगा कि ये एक्स लिंक्ड है कि वाई लिंक्ड है। ओके, देखो सेक्स लिंक का मतलब क्या है, एक्स
सेक्स लिंक का मतलब क्या है, आइदर इट शुड बी एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम और आइदर इट शुड बी वाई लिंक्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब मैं सेक्स लिंक्ड रिलेटेड बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्स लिंक्ड पूछा है ना। देखो यहाँ पे ऑप्शन में, चलो लिखते हैं यहाँ पे, अगर ये मेल है तो ये वाई लिंक्ड है, ठीक है, लेकिन इनके होने वाले ऑफस्प्रिंग में मैं देख रहा हूं खाली एक ही मेल अफेक्टेड है ना। अगर ये वाई लिंक्ड होता तो ये भी बंदा अफेक्टेड चाहिए था और ये भी बंदा अफेक्टेड चाहिए था, ऐसा तो नहीं है। तो ये वाई लिंक्ड का तो होने का चांस ही नहीं है। समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं एक्स लिंक की। तो एक्स तो यहाँ पे नॉर्मल है, एक्स क्या यहाँ पे नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे अफेक्टेड है, और बाकी कुछ यहाँ पे दिया नहीं है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है एक्स लिंक्ड का भी सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। ओके, क्योंकि फिर अगर ये एक्स लिंक्ड होती तो मान लो ना इनके जो डॉटर्स है ये भी अफेक्टेड होनी चाहिए थी। ओके, अफेक्टेड होनी चाहिए थी, जो कि मुझे यहाँ पे देखने नहीं मिल रही है। सो अगेन इट इज नॉट अ एक्स लिंक्ड और नॉट अ वाई लिंक्ड, मतलब ये सेक्स लिंक्ड तो है नहीं। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो ओमिट हो गया, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी चले गया। अभी बचा ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, अब इसी में से बात होती है। तो चलो अभी हम लोग दूसरा कलर लेते हैं और ऊपर कुछ इसको पहले क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल ड्राइंग कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दी सारी मार्किंग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द सम डिफरेंट वे। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेट्रोजाइगस कंडीशन ए ए। ओके, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसेसिव कंडीशन। ये मैं क्या लिख देता हूँ, रिसेसिव। रिसेसिव यानी क्या, अफेक्टेड मान लेंगे हम लोग। ठीक है, रिसेसिव क्या मान लेंगे, अफेक्टेड मान लेंगे। तो ये जो बच्चे मिला है यहाँ पे, जो लेडी मिली है, ये अफेक्टेड है, मतलब ये क्या है, ये रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। फाइन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसने जिससे मैरिड किया ये तो नॉर्मल है, तो हम लोग नॉर्मल क्या पकड़े हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए ए। फाइन, ये भी नॉर्मल है तो ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन पे ही रखता हूं मैं। फाइन, लेकिन यहाँ पे ये अफेक्टेड बंदा है, अफेक्टेड बंदे का मतलब क्या है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, ए ए ही आएगा यहाँ पे। लेकिन ये वाली जो नॉर्मल है ये तो आपको पता ही है ये क्या है, अगेन दिस इज अगेन ए ए कंडीशन है। फाइन, सारी बातें एकदम क्लियर हो रही है। ये इधर होमोजाइगस मान लो या फिर हेट्रोजाइगस मान लो यार, कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि है तो नॉन अफेक्टेड ना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं अभी ये दोनों में क्या सिनेरियो है। ये नॉर्मल है, मतलब ये क्या है, आइदर इट कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, आइदर इट कैन बी हेट्रोजाइगस, चलेगा कोई बात नहीं, हेट्रोजाइगस ही ले लेते। ठीक है, ये भी हेट्रोजाइगस ही है क्योंकि ये भी नॉर्मल है। आई थिंक सारी बातें एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है। ओके, ये ए ए है। फाइन, लेकिन अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, इनके बच्चे यहाँ पे अफेक्टेड है, मतलब ये रिसेसिव वाला कंडीशन है। फाइन, ये रिसेसिव कंडीशन दिखा रहा है यहाँ पे। और ये क्या है, आइदर इट कैन बी हेट्रोजाइगस और आइदर इट कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट कर रहा है। और ये वाला सिनेरियो क्या है, आइदर यही सेम लिखूंगा ना, यहाँ पे होमोजाइगस लिखो या हेट्रोजाइगस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर नॉर्मल। ओके, लेकिन ये रिसेसिव केस है, तो यहाँ पे मैक्सिमम आप लोगों को सारे रिसेसिव केस ही मिल रहे हैं। ये होमोजाइगस है या तो फिर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। फिर ये भी क्या है, होमोजाइगस है, इधर ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन है तो नॉर्मल ना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, तो ये ए ए लिखना पड़ेगा ना, ए ए लिखा तो एक हेट्रोजाइगस कंडीशन। फाइन, तो इतना देखोगे तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट राइट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी जो अफेक्टेड है दीज आर रिसेसिव कंडीशंस। ओके, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कंडीशन में, समझ नहीं, एक सेकेंड, इट्स नॉट अ रिसेसिव वन ना, इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर्स। मेजोरिटी जो है वो अनअफेक्टेड है यहाँ पे, मेजोरिटी जो है वो अनअफेक्टेड है। ओके, तो आई थिंक इसका आंसर तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आना चाहिए। ये किसका एग्जांपल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल लग रहा है मुझे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, लेट मी क्लियर ऑल दिस ड्राइंग्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया आर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, ये तो सही बात है, हम लोगों ने चेक किया था। ठीक है, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू अनूप्लॉइडी, ये भी हम लोगों ने देखा था, ट्राइसोमी 21 का एग्जांपल है। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, आज के ही डेट में मैंने ये सारी बातें आप लोगों को शेयर की है। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। नो, सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सही बात है ना, तो फिर आंसर क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे। ओके, क्या आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। ओके, विच वन ऑफ द
पिक आउट नहीं, यही आपको करेक्ट ढूंढना था ना। अरे क्या गड़बड़ कर दी यहाँ पे। ओके तो आंसर आई थिंक आपका 4 आना चाहिए, करेक्ट बोल रहा है ना। तो रुको 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 रुको, ऐसा नहीं है, फोर्थ ऑप्शन चाहिए ना, मतलब आपको एबीसी करेक्ट आना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया इज नॉट एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, तो ये तो हट गया आपका। तो एबीसी आपका करेक्ट सही है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ए बी सी आना चाहिए। तभी तो बोलूँ यार ऐसे क्यों दिखा रही है। ओके क्लियर। नाउ लेट्स गो अहेड विथ रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट थिंग। आई थिंक ऊपर जाना पड़ेगा मुझे। आप ये देखो अभी क्या बोल रहा है। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी, अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी इज गिवन टू यू, इज क्रॉस्ड विद अ dwarf ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट when the plants were self the resulting genotypes of the ratio of। ओके तो ये तो आराम से मार लोगे यार, आप लोग आंख बंद करके मार लोगे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना आप लोगों को, या मैं सॉल्व करके दूं आप लोगों को। ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी, तो टी टी कैपिटल टी तो F1 जनरेशन तो हेट्रोजाइगस ही आएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, है कि नहीं। तो आप लोग को पता है ये तीन तो मुझे डोमिनेंट देगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल है ये, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, 3:1 का रेशियो आएगा, फाइन। सो ये मिल गया मुझे टॉल एंड डॉर्फ, मैं देख के ही बता सकता हूँ यहाँ पे ये और ये सब क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये छोटा हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। सो दिस विल बी लाइक रिसेसिव कैरेक्टर, बाकी सब डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो जाएंगे ये 3 के 3। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अभी मैच द फॉलोइंग बोल रहा है, कंपलसरी कर लेना, मैच द फॉलोइंग आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर एक भी ऑप्शन अगर आप लोगों ने सही से मार लिया यहाँ पे तो भी आपका काम बन जाएगा। ओके तो डोमिनेंस, ओके व्हाट इज द डोमिनेंस मींस, किसके साथ जोड़ना है यहाँ पे देखो जरा। many genes govern a single character, it is a heterozygous organism, only one allele express itself, ये हो गया आपका यहाँ पे। देन कोडोमिनेंस, if a heterozygous organism both one allele express themselves fully, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 3, है क्या। 1 का 2, 2 का 3, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। 1 का 2, 2 इधर भी है, ये लो ये आपका आंसर हो गया, मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है। ओके सो 2 इज द राइट आंसर। फिर भी आप देख सकते हो प्लियोट्रॉपी। ओके प्लियोट्रॉपी क्या है, अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस द मेनी कैरेक्टर, बिल्कुल सही बात है ना। एंड पॉलीजेनिक मींस क्या, बहुत सारे जीन्स, ओके एक कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला। तो ये रहे आपके सामने पूरा क्लियर कट आंसर, इसका सोल्यूशन देके रखा हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है आपके स्क्रीन पे, 37 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द हीमोफीलिया। ओके एकदम सही से क्या है, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो ये रहा आपके सामने। ओके एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर एकदम अच्छी तरीके से डिफाइन करने वाला यही है। ओके अब हीमोफीलिया आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो चलो मुझे शायद आपके लिए कुछ देना पड़ेगा हीमोफीलिया को लेके, कुछ 3 पॉइंट देना चाहता हूं, आप लोग वो जरूर ध्यान में रखना। ओके ये आपको ध्यान में रखना है। हीमोफीलिया 3 टाइप के होते हैं नॉर्मली, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हीमोफीलिया कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज, ये तो तुमको पता है। ओके हीमोफीलिया ए कैसे होता है, तो इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट यू कैन से फैक्टर 8 राइट, नहीं फैक्टर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके फैक्टर 7 होना चाहिए, तो अरे फैक्टर 7 ऐसे लिखते हैं ना, फैक्टर 7 क्या था तुम्हारा, क्लासिकल फैक्टर, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 7 दैट इज कॉल्ड एज अ क्लासिकल फैक्टर। ओके ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, तो ये मिसिंग होगा तो प्रॉब्लम हो गई। हीमोफीलिया बी किसके वजह से होता है, सो क्लॉटिंग फैक्टर आई थिंक 9 के वजह से होता है, क्रिसमस फैक्टर जिसको कहते हैं, राइट। सो डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, ओके जिसको क्रिसमस फैक्टर कहते हैं, इसके वजह से होता है। एंड हीमोफीलिया सी डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर
व्हाट यू कैन से 11। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके स्क्रीन पे रखे गए हैं हीमोफीलियास के कंडीशंस, ओके। और क्या आप लोग याद रखोगे, और भी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ हीमोफीलिया के रिस्पेक्ट में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट है आपके लिए। एक्स, एच और एक्स कंडीशन रहेगी तो ये कैरियर फीमेल रहेगी, ओके। ये क्या रहेगी, कैरियर फीमेल, ओके फाइन। और अगर ऐसा कंडीशन रहेगा एक्स एच और फिर से एक्स एच, तो ये अफेक्टेड फीमेल रहेगी, शी विल बी अफेक्टेड फीमेल, ECTED, ये हो गया अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। और ये XHY होगा तो ये डिसीज्ड मेल है, डिसीज्ड मेल, ओके। अरे ये थोड़ा सा राइटिंग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लो इसको, दिस इज अ डिसीज्ड मेल, ओके। और ये जो अफेक्टेड फीमेल का सिनेरियो है ना, इट विल बी नेवर सीन, क्योंकि ये लीथल कंडीशन है, डेथ हो जाती है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नेवर सीन ड्यू टू लीथल कंडीशन, पर्सन विल डाई, ओके, पर्सन विल डाई इन दिस सिनेरियो, ओके। तो ये याद रखना, एक्स एच रेस टू एक्स एच, ओके। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे फीमेल जो है अफेक्टेड है, लेकिन इट विल नेवर सीन दिस, ये कंडीशन हमको कभी देखने नहीं मिलती, क्योंकि फीमेल जो है शी विल बी डाइंग इन दिस केस, ओके। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द यू कैन से हीमोफीलिया, जो कि आपको कंपलसरी ध्यान में रखनी बनती है, ओके। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। सो क्वेश्चन नंबर 38 को टारगेट करते हैं। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, क्या बोल रहा है, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ओके, वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, produced due to the cross pollination amongst unrelated plants, near homozygous and produces offspring of its own kind। ट्रू ब्रीडिंग ना, ट्रू ब्रीडिंग मतलब 5 से 6 साल तक तो सेम ही होना चाहिए, तो ये आंसर है, ओके। मुझे आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट जेनेटिक्स नहीं, तो आंसर सी है इसका, ठीक है। 38 का सी आंसर है। Let's talk about 39 question number over here. In a test cross, in a test cross, dihybrid flies more parental offspring were produced than a recombinant type of the offspring. This indicates, क्या होगा इसका आंसर, the two genes are located on the two different chromosomes. The chromosome failed to separate during meiosis. The two genes are linked and present on the same chromosomes, and both of the character are controlled by more than one gene. अभी टेस्ट क्रॉस तो बोल रहा है डायब्रिड फ्लाइज है मोर, अच्छा ज्यादा करके पैरेंटल जैसे होना चाहिए ना, तो पैरेंटल ऑफस्प्रिंग जैसे दिखना चाहिए, एंड देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग। सो ये बट ऑब्वियसली बात है, ये जितना लिंक्ड रहेंगे उतनी अच्छी बात है, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन, यही आंसर होना चाहिए आप लोगों के लिए। जितनी क्लोज लिंकिंग रहेगी तो उतना अच्छे से इनहेरिटेड हो जाएगा, उतना पेरेंटल कंडीशंस दिखाएगा, ठीक है। सो ये लिंकेज को लेके क्वेश्चंस था, आपको पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 को लेके डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे, इफ द कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज होमोजाइगस फॉर द नॉर्मल कलर विजन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सन कलर ब्लाइंड इज, तो आप लोग इसके बारे में देखो, आप लोग इसका आंसर निकालो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं अभी ये निकाल रहा नहीं हूँ, आप लोगों को पता है इसके आंसर्स कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत सारे क्रॉसेस आपको दे दिए, ओके फाइन, चलेगा ना, आप लोग निकाल लोगे, राइट। नाउ अ डिसीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ओके। ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, डाउन सिंड्रोम आंसर है, याद है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, ये 3 एग्जांपल अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ओके। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 42 नाउ। आपको क्या दिया हुआ है, अ जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड अ वाइफ, IAB, ओके, मतलब को डोमिनेंट कंडीशन है वाइफ, एंड फादर जो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन ए ब्लड ग्रुप का दिया हुआ है। अभी इनमें पूछ रहा है कि चिल्ड्रन में कौन से पॉसिबिलिटीज आपको जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स देखने मिल सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्रॉस कर सकते हो इसको, मुझे ए एंड बी एंड ए कंडीशन दिख रहा है ना, मतलब आप लोगों को कम से कम 3 ब्लड ग्रुप तो यहाँ पे आ ही जाएंगे तुम्हारे, तो 3 ब्लड ग्रुप, 4 ऑफ स्प्रिंग, मतलब 4 जीनोटाइप्स एंड 3 फिनोटाइप्स होना चाहिए, क्योंकि आपको मिल सकता है यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट केस,
ए ब्लड ग्रुप आपको रिसेसिव केस, और मतलब सॉरी नॉट रिसेसिव, ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट एंड ए ब्लड ग्रुप हेट्रोजाइगस, एंड डोमिनेंट को डोमिनेंट तो कंडीशन दिखता ही है, वो तो आ ही जाएगा, एंड बी ब्लड ग्रुप आएगा। तो चेक करो एक बार, मेरा आंसर ओरली किया है, आई थिंक आप लोगों को राइट आना चाहिए। 4 जीनोटाइप्स 3 फिनोटाइप्स आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्रॉसिंग ही करना है, ओके, इजीली कर लोगे। Coming to the question number 43 over here, among the following characters, which one was not considered by the Mendel in his, देखो अभी मेंडल का फिर से आ गया, तो मेंडल ने ट्राइकोम एंड ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर्स के बारे में तो बात नहीं की थी, तो 7 पेयर में से ये तो था ही नहीं, तो हटाओ इसको बाजू में, यही आंसर है आपका, ठीक है। विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज अ पीरियड फॉर मेंडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ओके, ये आंसर मैं बता देता हूं आप लोगों को, 1856 से 63 होता है, लेकिन आपके लिए कुछ नोट दे रहा हूं बेटा, आप लोग को ये नोट लेना बहुत जरूरी हो गया है अभी, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स विद रिस्पेक्ट टू द मेंडल्स, ओके। तो ये पहला मैं यहाँ का ड्राइंग जो है सारा क्लियर कर देता हूं और आपको नोट्स दे देता हूं यहाँ पे। आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है, ओके। 1856 से लेके 57, ये क्या था, ये क्या था, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, एक्सपेरिमेंट क्या किया था, स्टार्टेड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1863 की बात करते हैं, 1863 में क्या हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ था, एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, एंड हो गया था, EXPT एक्सपेरिमेंट वाज एंड, ठीक है। ये रहे मेंडल के रिस्पेक्ट में कुछ हिंट्स। फिर मैं बताता हूँ 1865 के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, 1865 के बारे में बात कर रहा हूँ, वर्क वाज पब्लिश्ड, ओके, वर्क वाज पब्लिश्ड। और नेक्स्ट बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 1884, 1884 को लेके बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को इतना याद रखना है, डेथ, ओके, डेथ ड्यू टू किडनी डिसीज, डेथ ड्यू टू व्हाट डिसीज, ड्यू टू किडनी डिसीज, फाइन। फिर आता है 1900, 1900, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया था इनका वर्क, ओके, 3 साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड द वर्क, फाइन, ये आपको ध्यान रखना है, 3 साइंटिस्ट डिस्कवर द वर्क आफ्टर व्हाट यू कैन से, डिस्कवर हिज वर्क आफ्टर 16 years of his death, okay, after 16 years of Mendel's death, of his death, okay, ये आपको ध्यान रखना है। which was hidden for 34 years, कितने सालों तक छुपा हुआ रहा, which was hidden for 34 years, ओके। तो ये आपको इतनी सारी बातें हैं विद रिस्पेक्ट टू द मेंडल्स, आपको ध्यान में रखना है, तो ये सारे डेट नोट करके रखो, ओके। तो यहाँ पे 3 साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे, ह्यूगो डी वेरिस एक था, फिर कोरेंस था एंड शमार्क थे, ओके। ये 3 लोगों ने इनके वर्क के बारे में डिस्कवरी की थी, ये भी मैं बता देता हूँ, ह्यूगो डी वेरिस जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी पुट फॉरवर्ड की थी, एंड देन शमार्क एंड कोरेंस, ओके, दीज आर द 3 साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो चलो अभी हम लोगों को खत्म करना है, 44 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, अभी ये हमारा खत्म हो जाएगा सेशंस, ओके। तो देखो यहाँ पे थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, ओके, दोनों के दोनों जो है ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस को लेके प्रॉब्लम है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है अभी, अच्छा ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, थैलेसेमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ओके, बोथ आर ड्यू टू द क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन द ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है, थैलेसेमिया में जो होता है ये क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, ये क्या है, थैलेसेमिया में क्वांटिटेटिव है, ओके, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है, लेस सिंथेसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन आपको देखने मिलेगा, सॉरी नॉट हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन मॉलिक्यूल आपको कम देखने मिलेगा, ओके, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं ना, मतलब कम सिंथेसिस होगा, ठीक है। एंड जो सिकल सेल एनीमिया है यहाँ पे क्वालिटी खराब हो जाती है, जो ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है ना, क्या होता है यहाँ पे 6th पोजीशन पे क्या होता है, दैट ग्लूटामिक एसिड इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द वेलाइन, इतना तो आपको याद होगा, राइट। तो क्वालिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, तो चलो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, देखते हैं, बोथ आर ड्यू टू द क्वांटिटेटिव डिफेक्ट, नहीं, जैसे कि मैंने अभी कहा, तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों रॉन्ग हो गए। थैलेसेमिया इज ड्यू टू द लेस सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबिन मॉलिक्यूल, यस इट इज ऑब्वियसली राइट, लेकिन क्या ये सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू द क्वांटिटेटिव, नहीं, इसका क्वालिटी
क्वालिटेटिव आना चाहिए था वर्ड। तो आंसर 4 मतलब 4 ऑप्शन भी गलत हो गया, तो बचा तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन, दैट इज अ वेरी गुड आंसर। यू कैन से यू कैन गो विद द 3 आंसर। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पे करेक्ट मैच के बारे में बात करनी है। ओके, तो यहाँ पे राइबोसोम इज अ न्यूक्लिक एसिड, ये तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। थॉमस एंड मॉर्गन ट्रांसडक्शन नहीं। ओके, लिंकेज के बारे में बात हुई थी। F2 रिसेसिव पेरेंट, डायब्रिड क्रॉस नो, एंड ग्रेगोर मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे सारे। 3 ऑप्शन इज वेरी करेक्ट। राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड को लेके बात चल रही है, ठीक है। विच, ये जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 46 वाला, ये बार बार पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, कोडोमिनेंस सही लग रहा है। X0 ग्रास ओपर सही लग रहा है। स्टार सिंथेसिस इन द पी, मल्टीपल एलील्स, थॉमस एंड मॉर्गन लिंकेज, तो आंसर सी है यहाँ पे। ओके, सी आंसर है यहाँ पे। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्यूनेट स्क्वायर वाज डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, बिल्कुल सही बात है, मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देखते क्या दिया है। स्प्लाइसोसोम टेक पार्ट्स इन द ट्रांसलेशन, स्प्लाइसोसोम्स नो, एमआरएनए टेक्स स्प्लाइसोसोम्स तो नहीं आएगा, एमआरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में, फिर आरआरएनए एंड टीआरएनए आएंगे, एंड दोनों ट्रांसलेशन करेंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का काम करेंगे। फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज, नो, वो तो अभी देखा ना हम लोगों ने, थॉमस एंड मॉर्गन ने किया था। एंड ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज अल्टमैन, नहीं, यहाँ पे तो ये अल्टमैन ने तो आई थिंक फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की थी, सो नो, दिस इज नॉट द आंसर्स ओवर हियर। जीन मैपिंग को लेके सारी बात हुई थी, तो आई थिंक the yes we had got the our answer, that is a Punnett square were developed by the British scientist. Okay, 48 का वन आंसर है। 49 को लेके बात करते हैं। A woman has a X-linked condition on one of her X chromosome. Okay, X-linked problem है, this chromosome can be inherited by, वुमेन की है ना प्रॉब्लम, तो वुमेन का एक्स डॉट जो है वो मेल को भी जा सकता है, फीमेल को भी जा सकता है। अगर फीमेल डॉटर में एक्स लिंक्ड कंडीशन, हाँ जाती है ना, बिल्कुल जाती है, तो ये दोनों के लिए होगा, सन एंड डॉटर के लिए होगा, तो आंसर है। इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था। ओके, 50 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप इन द ह्यूमंस? तो इनहेरिटेंस ब्लड ग्रुप को लेके टॉपिक है, तो डोमिनेंस आएगा ही, कोडोमिनेंस भी आएगा, यस, मल्टीपल एलील्स आएगा, बिल्कुल आएगा। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं आएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं आएगा, मतलब ए बी सी आंसर राइट है। देखो किधर मिल रहा है, ये रहा आपका वन आंसर। ओके, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई थिंक वी हैड डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने पूरे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को लेके डील कर चुके हैं। मुझे लगता है आप लोगों को इतने सारे जो ऑप्शंस मैंने दे के रखे हैं, ये काफी है समझने के लिए कि आपके एनसीईआरटी को टारगेट किया जाता है। आपको कंपलसरी एनसीईआरटी को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, बिफोर मैं ये सेशन को एंड करूं, आप लोगों के लिए कुछ एक छोटा सा टॉपिक दे देता हूं। एक और टॉपिक है जो नीट में पूछा जा सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दीजिए, सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये सारी बातें जो है ना आपको कंपलसरी ध्यान में रखनी है। जैसे कि मैं कहता हूँ जीन इंटरेक्शन वाला टॉपिक चल रहा है। जीन इंटरेक्शन ये दो तरीके से हो सकते हैं, लेकिन ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, फाइन, और इसका दूसरा नाम है एलिलिक जीन इंटरेक्शन। फाइन, ये आपको एक कंडीशन मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को एग्जांपल्स दे देता हूं, एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू स्टडी अंडर दिस। ओके, वो आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोग यहाँ पे पढ़ते हो। ओके, मिराबिलिस जल्पा वगैरह, को डोमिनेंस को लेके हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद को डोमिनेंस, राइट, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एबीएफ ब्लड ग्रुप वगैरह लेके ना, फिर आएगा मल्टीपल एलिलिज्म, ये भी वही हो गया आपका मल्टीपल एलिलिज्म वाले एग्जांपल्स यहाँ पे आते हैं। इसके बाद लीथल जीन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं प्लियोट्रोपी, ठीक है, प्लियोट्रोपी के एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इतने सारे एग्जांपल्स जो है आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर आते हैं तो यहाँ से उठा सकते हो। इंट्राजेनिक इंटरेक्शन कहते हैं इसको, एलिलिक जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं, या फिर इन शॉर्ट जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। एक होता है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है, एक ये टॉपिक होता है। इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, फाइन, और दूसरा आता है सप्लीमेंट्री जीन्स,
जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी पहचानते हैं, रिवर्स एपिस्टैटिस। ठीक है, और एक और एग्जांपल आता है एपिस्टैटिस। तो ये सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट में ये जो चैप्टर है वो काफी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आप लोग थोड़ा एक और बार गो थ्रू कर लीजिए, सारी बातें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर कलर्स इन मिलाबिली जल्पा। चाहिए तो यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो। चलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के सामने मैं इसके एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखो। यहाँ पे आता है फ्लावर कलर ऑफ मिराबिली जल्पा। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा आप लोग पढ़ते हैं फेदर कलर अंडालूशियन, है ना, अंडालूशियन फॉल। फिर आप लोग यहाँ पे एक और चीज पढ़ते हो, वो है फ्लावर कलर इन एंटीराइनम मैजुस, राइट। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मैंने आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाले टॉपिक्स को यहाँ पे रखा है। ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू करोगे ना तो आप लोगों को काफी सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म्स को लेकर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कोड कलर इन रैबिट भी पढ़ते हो। सो कोड कलर इन रैबिट ये भी आता है एक एग्जांपल यहाँ पे। इसके अलावा आई कलर इन ड्रोसोफिला, आई कलर इन ड्रोसोफिला भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये भी टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जीन इन यू कैन से प्लांट्स लाइक टोबैको। ये हो गया आपका क्रैश कोर्स यहाँ पे कंप्लीट। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बात मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, हर बार बोलूंगा। ठीक है, कंपलसरी आपको करना है। फाइन, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।